हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब पढ़ रहे होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आप एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में परिवहन तंत्र। ठीक है, तो जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का परिवहन तंत्र कैसा है, उसकी व्यवस्था कैसी है और जो कि आपके किस तौर पर है आपकी। ठीक है, जैसे कि या तो सड़कों के तौर पर जाना जाए या फिर रेलवे के तौर पर जाना जाए या फिर वायु परिवहन के तौर पर जाना जाए, किस प्रकार की कनेक्टिविटी है, जन सुविधाएं कैसी है, योजना कौन सी बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, किसके तहत शुरू किया गया था, कब इसकी स्थापना हुई थी, सन इसके अंदर कई इंपॉर्टेंट आते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कौन सा हाईवे है, कौन सा रोडवेज़ है, कौन सी बस है, कौन सी ट्रेन है, ये तमाम तरह की हम चीज़ें जानेंगे। और ये जो है आपकी उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है और मैंने एनालाइज़ किया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण परिवेश का एक भाग जो आ रहा है, 1/4 भाग दोस्तों, जिसमें 25 मार्क्स का आना है, उसमें जो है ग्रामीण से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो कि ग्रामीण व्यवस्था के तौर पर अगर उससे लिंक्ड हो, चाहे वो आपकी कनेक्टिविटी हो, चाहे वो परिवहन तंत्र हो, चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे वो वायुयान हो, चाहे वो जलमार्ग हो, बस ग्रामीण क्षेत्रों से वो जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपका बन जाएगा ग्रामीण परिवेश। यदि कोई उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए या फिर अन्य जो यूपी के एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी करता है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश जीके जीएस के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि उसमें आपका उत्तर प्रदेश परिवहन तंत्र पूछा जाता है। ठीक है, और कई इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे इसमें और पढ़ेंगे, हम सीखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन का बटन जो दबा दें, ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो दोस्तों हम शुरू करते हैं फटाफट और देखते हैं कि क्या इसमें व्यवस्था कही गई है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है आराम से। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार पेन सेलेक्ट कर लूँ। यस, अब देखिए कहा गया कि उत्तर प्रदेश में परिवहन तंत्र बोला गया है उत्तर प्रदेश में, ये आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, परिवहन तंत्र का क्या इसके अंदर रोल है। तो देखिए कह रहा है कि आज कुल सड़क यातायात का लगभग कितना 70% अधिक हिस्सा है। स्वतंत्रता के समय प्रदेश में कुल 15,113 किलोमीटर सड़कें पक्की थी, सिर्फ 15,113 किलोमीटर, जो कि मार्च 2012 तक बढ़कर 1,94,103 किलोमीटर हो गई हैं। इसमें लगभग 1,83,774 किलोमीटर सड़कें तो पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई हैं, अनुरक्षित की गई हैं। एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं फटाफट। फिर कहा गया है कि प्रदेश में कई राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरते हैं। प्रदेश इन द सेंस उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, प्रदेश का मतलब क्या होगा यहाँ पर? प्रदेश का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, यूपी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से जो है आपका कौन कौन से राष्ट्रीय मार्ग अन्य हैं, मैंने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल आपको शो करने के लिए मैंने लिए हैं, जैसे 3A नेशनल हाईवे 3A, 12A, 24B, 25A, 28B, 28C, 56B, इस तरह के कई जो हैं राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरते हैं। क्लियर? चले आगे देखते हैं फटाफट। जो स्टार में होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो स्टार में लगा होगा दोस्तों वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, तो प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रदेश इन द सेंस मैं आपको कई बार बता चुका हूँ उत्तर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। कौन सा है दोस्तों? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। देखिए यहाँ पर 2 दिया हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यानी कि NH2, जो NH2 है वो आपका उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि कितना 756 किलोमीटर लंबा है। क्लियर है दोस्तों, 756 किलोमीटर लंबा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य में सड़क परिवहन। अब हम स्पेशली घुस रहे हैं किसके अंदर? उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर हम एंटर कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन। अब हम सड़क पर आ गए हैं, हम सड़क के बारे में पढ़ेंगे, रेलवे के बारे में पढ़ेंगे, वायुयान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम कवर करते हुए सारे का सारा जो परिवहन तंत्र है वो कंप्लीट करेंगे। चलिए तो देखें, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में जन सुविधा में वृद्धि तथा एक शहर से दूसरे शहर के लिए अच्छी कनेक्टिविटी हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक, दोस्तों नीचे टूल्स है। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो, क्योंकि टूल्स तो ये हट नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर कर करके दिखाते जाऊंगा। क्लियर? सिर्फ आपको देखना। तो उत्तर प्रदेश में राजकीय रोडवेज नामक संगठन का गठन किया गया। किसका दोस्तों? रोडवेज, उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक
संगठन, ठीक है। इस संगठन की पहली बस जो है आपकी 15 मई 1947 को कहाँ से दोस्तों, लखनऊ से बाराबंकी के लिए शुरू की गई थी। कैसे, कहाँ से, लखनऊ, L2B, ठीक है, लखनऊ से बाराबंकी, क्लियर, लखनऊ से बाराबंकी के लिए शुरू की गई थी। ओके, चलिए आगे देखें फटाफट। कहा गया है कि सन 1950 में राज्य विधानमंडल द्वारा इस संस्था को अधिनियमित करने के लिए कानून पास किया गया, ठीक है, यानी कि इसको और आगे मान्य प्राप्त करने के लिए और आगे सुविधाएं व्यवस्था करने के लिए क्या कर दिया गया, 1950 में राज्य विधानमंडल द्वारा इस संस्था को अधिनियमित करने के लिए कानून पास किया गया, जिसके तहत 1 जून 1972 को इसका नाम बदल दिया गया। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, आजकल आप बस में देखते होंगे क्या लिखा आता है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, UPSRCT, ठीक है दोस्तों। इस तरह से जो आप बस में देखते हैं तो ये लिख के आता है। कब दोस्तों, 1972 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, क्लियर। ये जो होगा आपका नाम बदल गया है, क्लियर। कब, 1972 में। उससे पहले क्या नाम था आपको मैं बता चुका हूँ, क्लियर। चले आगे फटाफट देखें, नाम रख दिया गया है। प्रदेश में कुल 106 डिपो हैं। तो डिपो की संख्या पूछें तो दोस्तों कितनी है, डिपो की संख्या पूछे तो 106 डिपो है, जिसके तहत निगम द्वारा मुख्यतः प्रदेश में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर ही बस सेवाओं का संचालित किया जाता है। अब जो 106 डिपो जो है उस समय की बात है, काफ़ी समय पहले की बात है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है बस चलती थी, सिर्फ उसी के लिए संचालित की जाती थी, नेशनल हाईवे पर, ठीक है। यानी कि जो नेशनल हाईवे हैं या स्टेट हाईवे हैं, ठीक है, राज्य के जो स्टेट हाईवे हैं, मेन स्टेट टू स्टेट, इसके लिए चलती थी। जैसे आगरा से लखनऊ जाना है, नोएडा से लखनऊ जाना है, या कानपुर से इलाहाबाद जाना है, इलाहाबाद से लखनऊ जाना है, लखनऊ से वाराणसी जाना है, इस तरह से जो है आपके डिपो काम आते थे और बस संचालित थी उस समय पर, क्लियर। चलिए आगे देखें फटाफट। फिर आगे आ गया कि कह रहा है कि सन 2010 और 11 में, ठीक है, निगम के बेड़े में लगभग कितनी, 7,295 निगम की बसें आ गई, निगम की बस आ गई। निगम इन द सेंस सरकार, ठीक है, नगर निगम कह दें या निगम इन द सेंस डिपो परिवहन तंत्र किसके अंडर में आएगा, राज्य सरकार के अंडर में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो उनके पास कितनी, 7,295 बसें थी, तथा 1,237 निजी इन द सेंस यानी कि प्राइवेट बसें थी, ठीक है, प्राइवेट बसें हो गई। जैसे वॉल्वो जो आजकल आप देख रहे हैं, वॉल्वो चल रही हैं खूब धड़ाधड़ से अच्छी खासी, ठीक है। तो 1,237 जो है आपकी निजी बसें चलाई गई। निगम का केंद्रीय कार्यशाला व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार देना चाहें स्टार दे दीजिए, जितना इंपॉर्टेंट लगाना है लगा लीजिए। निगम का केंद्रीय कार्यशाला बोलें, प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में। कहाँ है दोस्तों, कानपुर में, क्लियर। कानपुर सिटी जो है आपका कानपुर में स्थित है। ओके, चलिए आगे देखें फटाफट। आगे अब एक प्रोग्राम आया आपका, ठीक है, क्या आया, जनरथ सेवा। इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा जनरथ सेवा के बारे में जानते हैं और देखते हैं क्या कहता है ये जनरथ सेवा आपका। इस सेवा के अंतर्गत निगम द्वारा राजधानी लखनऊ से राज्य के कई जिलों तथा मुख्यालयों तक कम किराए वाली वातानुकूलित इन द सेंस दोस्तों एसी बसेस, ठीक है, जनरथ बस का संचालन किया गया। अब ये जनरथ बस जो है आप समझ गए हैं, ये जो सेंटेंस पढ़ने पर ही, पंक्ति पढ़ने पर ही आपको समझ में आ गया कि ये जो है आपका मुख्य लोगों के लिए है, ठीक है, जो मुख्य धारा में लोग हैं उनके लिए, आम जनताओं के लिए तो है नहीं। उनका क्या काम है कि मुख्यालय जाएं वो, ठीक है, जो गरीब जनता है वो उसको क्या काम है, ये जो चलाई गई है मुख्य लोगों के लिए और अधिकारी और ऑफिसर लेवल के लोगों के लिए है। और जो है राजधानी लखनऊ से लेकर अन्य ज़िलों में मेन ज़िले जैसे कि लखनऊ से इलाहाबाद होगा, वाराणसी होगा, ठीक है, ऐसे अन्य ज़िले या फिर मुख्यालय जैसे कि आपको रेल भवन जाना, रेल भवन इन द सेंस, अब मैं केंद्रीय रेल भवन नहीं कह रहा, ठीक है, राज्य के अंदर भी कई रेल भवन होता है, सिंचाई विभाग होता है, PWD विभाग होता है, नगर निगम होता है, तो यहाँ पर जाने के लिए भी बसेस चलाई गई थी, क्लियर। तो उन्हीं बसेस को जो है आपको कम किराए के लिए चलाई गई थी, तो उसको बोल दिया गया था जनरथ सेवा, ठीक है। नाम तो जनरथ सेवा दे दिया था, परंतु उसमें जन लोग नहीं यात्रा कर रहे थे, उसमें मेन लोग ही यात्रा कर रहे थे, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो वातानुकूलित मतलब एसी, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपकी एक योजना आ गई है वो है आपकी कौन सी, लोहिया ग्रामीण बस सेवा, लोहिया ग्रामीण बस सेवा। अब ग्रामीण इसमें लग गया है तो आपके उत्तर प्रदेश लेखपाल ग्रामीण परिवेश यानी ग्रामीण समाज विकास के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। देखिए, तो इस सेवा के अंतर्गत निगम द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती व सुलभ यात्रा हेतु फरवरी 2015,
कब दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, फरवरी 2015 में यह सेवा शुरू की गई। इस सेवा के तहत किराया सामान्य बसों से, जो अन्य बसों में किराया लगता था, उससे 25% कम कर दिया गया। इन द सेंस अगर सामान्य बस में 100 रुपये लगते हैं तो इसमें कितना लगेगा, 75 रुपये लगेगा आपका, ठीक है, 75 रुपये लगेगा। तो ये थी आपकी लोहिया ग्रामीण बस सेवा। तो इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, फरवरी 2015 में, ठीक है। किसके लिए शुरू की गई थी, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ठीक है, ग्रामीण, क्योंकि लोहिया ग्रामीण बस सेवा लगा तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लगभग, ठीक है। और इसमें जो किराया रखा गया था कितना प्रतिशत कम था, 25% कम था। क्लियर। चले आगे बढ़ते हैं फटाफट। आगे कह रहा है कि महानगरीय बस सेवा। अब महानगर बस सेवा जो आपका चलाया गया वो देख लीजिए। यह बस सेवा प्रदेश के 7 जिलों तथा अन्य शहरों को आपस में जोड़ने तथा जन सुविधा हेतु शुरू की गई थी, ठीक है। 7 जिले अब देख लीजिए फटाफट, लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, वाराणसी, कानपुर, मेरठ और गाजियाबाद, ये आपके जो है 7 जिले, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट जो 7 जिले हैं वो इनको आप जो जोड़ती थी, कौन सी थी दोस्तों, ये थी आपकी महानगर, ठीक है, महानगरीय बस सेवा, ठीक है दोस्तों। क्लियर। चले आगे देखते हैं। इसके साथ साथ पर्यटक नगर कुछ और अन्य जगह को भी जोड़ा गया, लेकिन वो उसमें उसकी कुछ खासियत होनी चाहिए, इसलिए उनको जोड़ा गया। जैसे कि पर्यटक नगर किसको जाना जाता है, मथुरा को जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। व औद्योगिक नगर गौतम बुद्ध नगर को भी जोड़ा गया। औद्योगिक नगर हमारा कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर जोड़ा गया। एवं नगरीय बस सेवा का संचालन किया गया तथा यहाँ पर नगरीय बस सेवा का संचालन किया गया। क्लियर। चले अब देखिए रेडियो टैक्सी सेवा, देखिए इसके बारे में देखिए। रेडियो टैक्सी सेवा प्रदेश के नगर निगम वाले नगरों में, अब नगर निगम की बात आ गई, जहाँ जहाँ नगर निगम है, ठीक है, निजी क्षेत्र के माध्यम से अब ये जो रेडियो टैक्सी सेवा है दोस्तों, अब ये किसके द्वारा संचालित की गई थी, ये आपको बताना, सरकार द्वारा, निजी द्वारा और फलाना इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, तो आपका बताना निजी क्षेत्र, ठीक है, प्राइवेट बेस पर। माध्यम से सुरक्षित, आरामदायक व वातानुकूलित यानी कि एसी परिवहन साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य सर्वप्रथम कब, 22 नवंबर 2013 को, कब दोस्तों, 22 नवंबर 2013 को लखनऊ से यह बस सेवा शुरू की गई। लखनऊ जो है अपने प्रदेश की राजधानी है, इसलिए वहीं से शुरू की गई। क्लियर दोस्तों, इसलिए वहीं से शुरू की गई रेडियो टैक्सी सेवा, जो कि निजी क्षेत्र के माध्यम से शुरू की गई है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखें फटाफट। सड़क विकास नीति कार्यक्रम, किसके बारे में आ गए आप, सड़क विकास नीति कार्यक्रम के बारे में आपको जानना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्या है पहला पॉइंट, मार्ग विकास नीति। सड़क विकास नीति के अंतर्गत अगर पहला पॉइंट हम देखें तो आपका है मार्ग विकास। तो मार्गों को अगर विकास करेंगे, ठीक है, तो सड़क का जो परिवहन तंत्र है वो दुरुस्त होगा, उस पर जान आएगी, ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर तक कनेक्टिविटी बनेगी, ठीक है। उसके लिए जो है मार्ग विकास नीति लाई गई। अब इसके तहत क्या क्या हुआ है वो देखिए। यह नीति लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित, ये कौन मार्ग विकास जो है आपका कौन, लोक निर्माण विभाग, ठीक है दोस्तों, लोक निर्माण विभाग द्वारा ये संचालित की जाती है या की गई, ठीक है। इसके अंतर्गत प्रदेश में 1000 से अधिक आबादी वाले 19,118 गाँव को सन 2005 तक, ध्यानपूर्वक देखना दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा सुनिए, यहाँ पर आपके लिए काम की चीज़ें। क्या कहा गया कि इसके अंतर्गत 1000 से अधिक आबादी वाले यानी कि 19,818 गाँव को सन 2005 तक तथा 1000 से कम आबादी वाले यानी कि 34,414 गाँव को सन 2010 तक तथा शेष गाँव को 2021 तक सर्व ऋतु सड़कों से जोड़ा। सर्व ऋतु इन द सेंस है, ऐसा नहीं है कि हमने ठंडियों में जो है गर्मियों में हमने ये सड़क को बना दिया और वर्षा ऋतु जैसे ही आई और वो बहकर ढह गई पूरा, ठीक है, इस तरह की नहीं। इसका कहने का मतलब ये है कि इस तरह से मजबूती की सड़क बनाई जाए ताकि वो सालों साल चले, ठीक है, उसका एक उदाहरण बने कनेक्टिविटी का, ठीक है। तो सर्व ऋतु यानी कि प्रत्येक ऋतु में चलने वाली, चाहे वो गर्मी आए, सर्दी आए, बरसात आए, चाहे स्नोफॉल्स आए। क्लियर दोस्तों, तो सड़कों से जोड़ा गया। तो सबके अलग अलग दे रखे हैं, 1000 से कम वाले, 1000 से अधिक वाले, ठीक है, सभी के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि मार्गों के बेहतर अनुरक्षण के लिए, ठीक है, इसके अंदर दूसरा पॉइंट कह रहा है, क्या कह रहा है कि मार्गों के बेहतर अनुरक्षण के लिए पेट्रोल तथा डीजल की बिक्री कर के दरों में वृद्धि से प्राप्त धनराशि से एक सड़क निधि कोष की स्थापना की गई है, ठीक है। अब
बना तो दिया हमने सड़क, अब सड़क बना दी तो उसके लिए हमको रख रखाव मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो मेंटेनेंस के लिए पैसा कहाँ से आए? सरकार बार बार लगाते रहे, बार बार, क्योंकि आपको पता है कि जो इंजीनियर्स होते हैं या फिर ठेकेदार होते हैं उनको तो सरकार से या देश से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो खाने से मतलब है। तो वो तो अपनी खाना पूर्ति करते हैं, फटाफट उन्होंने लेयर बिछाई एक गिट्टी मिट्टी की, फटाफट लेयर बिछाई, ऊपर से डामर डाल दिया। डामर तो जानते होंगे आप दोस्तों, जो काला काला सा ब्लैक ब्लैक होता, तारकोल जिसको कहते हैं। फटाफट उन्होंने बिछाया, रोड रोलर फराया, और जैसे ही सूखा एकदम चकाचक दिखने लगता है रोड। चकाचक दिखने का अब लोग सोचते हैं कि वाह कितना बढ़िया रोड डल गया हमारे, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने चलता है, 2 महीने के बाद वो अपनी औकात दिखाने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो उस तरह करने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की रोड बने, और अगर उसमें इम्पॉसिबल अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए जो मेंटेनेंस की व्यवस्था, अब मेंटेनेंस की व्यवस्था कैसे की जाए? पेट्रोल डीजल की बिक्री की दर जो है उनमें थोड़ी सी वृद्धि कर दी जाए, ताकि उससे उससे जो इकट्ठा किया गया कर या इकट्ठा किया गया जो राजस्व, जो पैसा आएगा, वो हम मेंटेनेंस या सड़क के लिए या फिर अन्य किसी इन द सेंस ऑफ, यानी कि परिवहन के तौर पर हम कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? तो किसका सड़क निधि कोष की स्थापना की गई। ओके, चले। इस नीति में राज्य के विभिन्न श्रेणी के मार्गों के नवीकरण की समय अवधि निर्धारित कर दी गई, जिसके अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग का नवीकरण, अब सबके लिए नवीकरण भी डिसाइड कर दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि 2 महीने में बनाई और अगर 2 महीने बाद ख़राब हो गई तो आपने फिर सरकार पर बोझ डालना शुरू कर दिया और दबाव डालना शुरू कर दिया कि हमें सड़क नहीं बनती है, ऐसा और वैसा। तो सबके लिए एक निर्धारित समय बांट दिया गया। ठीक है, अब वो समय आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान देना है। तो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, तो ध्यान देना। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग का नवीकरण प्रत्येक 3 वर्ष बाद राष्ट्रीय मार्ग यानी कि NH, अगर नेशनल हाईवे है, क्योंकि नेशनल हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक शहर से, एक राज्य से दूसरे राज्यों को भी जोड़ता है। जोड़ता है ये। ठीक है, नेशनल हाईवे इसलिए इसका नाम रखा गया। तो इसका मेंटेनेंस तो जरूरी टाइम टू टाइम और जल्द से जल्द, इसलिए इसका समय कितना रखा गया? 3 वर्ष। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राज्य मार्ग यानी कि स्टेट हाईवे की बात करें, SH स्टेट हाईवे की बात करें तो उसको प्रत्येक 5 वर्ष बाद। यदि जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें, ठीक है, DH डिस्ट्रिक्ट हाईवे की बात करें तो उसके लिए प्रत्येक 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, यही आपको ध्यान देना है सिर्फ। ठीक है, प्रत्येक 6 वर्ष। यदि अन्य जिला या फिर ग्रामीण मार्ग, ठीक है, यानी कि विलेज हाईवे बोल दो या विलेज रोड बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, उसके लिए जो है प्रत्येक 8 वर्ष बाद जो है नवीकरण किया जाएगा। ठीक है, यानी कि एक बार जो अगर सड़क बना दी गई है उस राज्य में, उस सिटी में, उस क्षेत्र में, उस मोहल्ले में, तो उसका जो नवीकरण होगा वो एज पर द रूल होगा। और रूल कौन तय करेगा? ये आपकी राज्य सरकार ने एक रूल बना दिया है, रूल रेगुलेशन बना दिया है विकास प्राधिकरण अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, तो वही आपकी तय करेगा कि कितने साल बाद जो है आपका नवीकरण किया जाना चाहिए। क्लियर दोस्तों? चले आगे बढ़ते हैं हम फटाफट। डी कह रहा है कि इसमें इस नीति के अनुसार प्रत्येक वर्ष 1000 किलोमीटर तक की नहर पटरियाँ को पक्का किया जाएगा। नहर पटरियाँ इन द सेंस, आपने देखा होगा नहर के किनारे जो लोग परिवहन सुविधा बना लेते हैं चलाने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभी बारिश के समय पर ना उसके किनारे पर ना जो है किनारे के पास जो है जो परिवहन लोग उसको साधन बना लेते हैं, रास्ता बना लेते हैं चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टिविटी बनाने के लिए। तो बारिश के समय पर वो ढह जाता है, गिर जाता है, एक्सीडेंट के चांस हो जाते हैं, दुर्घटनाओं के चांस हो जाते हैं। इसलिए सरकार ने क्या कर दिया कि जो नहर जो बनी हुई है उनकी जो पास की जो पटरियां हैं उनको जो है पक्का किया जाएगा, लगभग 1000 किलोमीटर प्रत्येक वर्ष। ठीक है दोस्तों, क्या बोला गया? प्रत्येक वर्ष 1000 किलोमीटर नहर पटरियों को पक्का किया जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इस नीति में मार्ग एवं पुल के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को नोडल संस्था। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है, मैं आपको टाइम बढ़िया से समझा तो रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ आपको ध्यान देने की बात, थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है बस। ठीक है, यहाँ देखिए अब थोड़ा सा आप क्या कहा गया है कि इस नीति में मार्ग एवं पुल के निर्माण में निजी क्षेत्र, अब जो है या तो स्पेशली कोई मार्ग बनाया जा रहा है या फिर पुल बनाया जा रहा है, उसकी भागीदारी के लिए सरकार ने क्या कह दिया कि अब निजी कंपनियां भी इसमें भागीदारी हो सकती हैं, भाग ले सकती हैं। क्लियर? तो प्रदेश में राज्य सेतु निगम नोडल संस्था एक बना दी गई है। ठीक है, कि आप जाइए इनसे लीजिए, आप टेंडर लीजिए या फिर आप प्राइवेटाइजेशन या फिर वो
पीपीपी मॉडल पे तैयार होती हैं कि नहीं होती हैं। तो इस तरह की जो है आपकी शर्तें ये तय करेंगी कौन, प्रदेश राज्य सेतु निगम नोडल संस्था के रूप में घोषित कर दिया गया। अब नोडल संस्था क्या है ये थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नोडल संस्था क्या है, इसमें राज्य सरकार, ये जो संस्था होती है ये जो है राज्य सरकार के अधीन होती है। अब जाहिर सी बात है प्रत्येक राज्य अपने अपने लिए नोडल संस्था स्थापित करेगी, ठीक है, तो राज्य के अधीन होगा, ठीक है। जैसे कि इसके अंतर्गत काफ़ी चीज़ें शामिल होती है, जैसे कि कोषागार हो गया, लेखा यानी निदेशालय, जिला कोष कार्यालय, इस तरह के कई जो कोषागार होते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। यही फंड मुहैया कराता है, ठीक है दोस्तों। यही निगरानी समिति बनाएगा, संचालन समिति बनाएगा, मूल्यांकन समिति बनाएगा, यानी कि मूल्य करता जो मूल्य लगाएगा, ठीक है, और सचिवालय के रूप में भी कार्य करती है, बजट को तैयार करती है, और कई और जैसे वार्षिक रिपोर्ट को भी तैयार करती है। ये सब नोडल का काम होता है, नोडल संस्था, ठीक है दोस्तों। ये है आपका नोडल संस्था। ओके, तो मैंने नोडल संस्था के बारे में ये आपको बता दिया है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं फटाफट। आगे बोला गया कि उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति 2014 कब आई थी दोस्तों। उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति 2014 में आई थी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लिख लें। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात प्रबंधन हेतु 22 सितंबर 2014 को उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति 2014 को लागू की गई। कब लागू की गई, 2014 को लागू की गई। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर सड़क सुरक्षा नीति लागू की गई। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ आपको स्टार लगाने की ज़रूरत है, और मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ सड़क सुरक्षा नीति लागू की गई है, ठीक है। पहला राज्य कौन सा है अपना, उत्तर प्रदेश है। ओके, चलिए। इस नीति के तहत प्रतिवर्ष मृतकों की संख्या के लिए डाटा बैंक बनाना, हाईवे पेट्रोलिंग करना, प्रत्येक जिले में ट्रामा सेंटर बनाना, या फिर एक्सीडेंट कंपनसेशन कमीशन की स्थापना करना, विश्व स्तरीय कंक्रीट की सड़कें बनाना तथा स्कूलों में सड़कों की सुरक्षा हेतु जानकारी देना। ये सारा का सारे काम जो है आपका किसका है दोस्तों, किसका काम है, ये आएगा आपका उत्तर प्रदेश जो है सड़क सुरक्षा नीति के द्वारा। उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति के द्वारा ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब देख रहे हैं, मृतकों की संख्या के लिए डाटा बैंक बनाना, हाईवे पेट्रोलिंग करना, प्रत्येक जिले में ट्रामा सेंटर बनाना, या फिर एक्सीडेंटल कंपनसेशन कमीशन बनाना, विश्व स्तरीय कंक्रीट बनाना, स्कूलों में सड़कों के लिए जो है आपका सुरक्षा हेतु जानकारी देना, ये सब किसका है, सड़क सुरक्षा नीति के तहत आती है। क्लियर, चलिए। सड़क सुरक्षा नीति के तहत न्यूजीलैंड के सहयोग से हाईवे पुलिस का गठन किया गया है। सबसे पहले कहाँ किया गया ये आपको ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, सड़क सुरक्षा नीति के तहत न्यूजीलैंड के सहयोग से, पहला क्वेश्चन ये बन गया, किसके सहयोग से, न्यूजीलैंड के सहयोग से हाईवे पुलिस का गठन किया गया है। तो कहाँ किया गया, एक तो NH2 पर और एक NH25 पर हाईवे पुलिस गठित की गई थी, ठीक है। सबसे पहले कहाँ की गई थी, NH2 और NH25 पर सबसे पहले सड़क सुरक्षा नीति के तहत क्या किया गया था, हाईवे पुलिस गठन की गई थी। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना यानी कि NHDP, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, इस परियोजना के तहत क्या है अब ये जान लीजिए। दिसंबर 2000 में शुरू हुई थी। सबसे पहला पॉइंट तो आपके लिए ही बन गया, कब शुरू हुई थी, दिसंबर 2000 में, ठीक है। विशाल परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की है। किसकी है दोस्तों, इसकी जिम्मेदारी जो है आपकी राष्ट्रीय, इसका इंपॉर्टेंट है कब इसकी स्थापना की गई थी, सन 2000 में केवल, ठीक है दोस्तों। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं, आगे मूव करते हैं। तो कह रहा है कि उत्तर दक्षिण एवं उत्तर से दक्षिण गलियारा तो आप जानते होंगे दोस्तों, यानी कि ऊपर उत्तर से लेकर दक्षिण में जो आपका नेशनल हाईवे गुजरा है, और पूरब से लेकर पश्चिम से जो नेशनल हाईवे गुजरा है, और कौन सा गलियारा है दोस्तों, ये जो है आपका इसी नाम से जाना जाता है, पूरब पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा, ठीक है। 6 लाइन का जो है आपका गलियारा है। ये कहाँ मिलती है, एक दूसरे को झांसी में काटती है। झांसी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है दोस्तों, झांसी, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। झांसी में ये जाके काटती हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम क्रॉसिंग के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए किस तरह से, अगर मैं मैप बनाने की कोशिश करूँ तो दोस्तों हंसी मत उड़ाना थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि चाहे अच्छा ना बने लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूँ दोस्तों।
इस तरह से थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। थोड़ा ऊपर से लेकर आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर से लेकर दोस्तों, ठीक है, यहाँ से ये जो निकला हुआ है आपका, और यहाँ भावनगर गुजरात भावनगर से लेकर ये सिलचर आसाम के सिलचर तक जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग गया है। तो ये यहाँ जहाँ ये जो काटती है ना दोस्तों, ये जो काट रहा है, एक मिनट दोस्तों मैं एक पेन चेंज कर लूँ। जो आपका यहाँ काट रहा है दोस्तों, ये जो क्रॉस कर रहा है ना, ये कहाँ काटता है? ये आपका उत्तर प्रदेश के झांसी इलाके में काटता है, उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले में। क्लियर? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट आगे देखते हैं। अब इसको क्रॉस क्रॉसिंग के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या बोला गया? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, क्या है ये। राज्य सरकार द्वारा इस अथॉरिटी का गठन किया गया था। ठीक है, एक्सप्रेसवे के विकास के लिए दिसंबर 2007 में शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? आपके लिए इंपॉर्टेंट आ गया, जो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है आपकी 2007 में शुरू की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2007 में। क्लियर? चलिए आगे आगे कह रहा है कि राज्य का पहला एक्सप्रेसवे 2002-2003 नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच बनाया गया था। कब बनाया गया दोस्तों? नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा के बीच 2002-2003 में बनाया गया था। ये तो आप कर लेंगे दोस्तों। राज्य का पहला एक्सप्रेसवे कब? नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ये दो अलग अलग जगह है। ठीक है, इस अथॉरिटी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं, इस अथॉरिटी के अंतर्गत आगरा से लखनऊ के बीच 6 लेन का एक्सप्रेसवे कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया गया था। किस नाम से बनाया गया था दोस्तों? कंट्रोल ग्रीनफील्ड के नाम से बनाया गया था आपका एक्सप्रेसवे। और कहाँ से कहाँ तक? आगरा से लेकर लखनऊ। आगरा से लेकर लखनऊ के बीच 6 लेन का दोस्तों। ठीक है, 6 लेन का। 6 लेन इन द सेंस आप समझ गए होंगे, अगर ये आपके बीच में डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है, ये आपकी डिवाइडिंग रेंज है, तो पेन चेंज करके 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन ऐसे करते हुए 4 5, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन। ठीक है, इस तरह से होती है आपकी। यहाँ भी चल सकता है आपका वाहन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, इस तरह से इस साइड भी 6 होंगी, दोनों तरफ 6 होती हैं। ठीक है दोस्तों, 6 लेन। क्लियर? चलिए देखें फटाफट आगे आगे क्या कह रहा है। आगे नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए आया है इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि इस अथॉरिटी के अंतर्गत ग्रेटर नोएडा से बलिया के बीच गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया। तो गंगा एक्सप्रेसवे, ये क्वेश्चन आ चुका है उत्तर प्रदेश जीके में, पूछा गया है गंगा एक्सप्रेसवे जो बना हुआ है आपका किस किस के में बीच में बना हुआ है? ये आपका बना हुआ ग्रेटर नोएडा से बलिया के बीच में। कहाँ से बना हुआ दोस्तों? ग्रेटर नोएडा से बलिया के बीच में बना हुआ गंगा एक्सप्रेसवे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, यमुना एक्सप्रेसवे बोलें या फिर ताज एक्सप्रेसवे बोलें, एक ही बात है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच 165 किलोमीटर, ठीक है, 165.34 के आसपास है दोस्तों ये। ठीक है, तो 165 ले लिया मैंने। 165 किलोमीटर लंबा तथा 100 मीटर चौड़ा 6 लेन का एक्सप्रेस वे, 6 लेन का एक्सप्रेस वे का 6 लेन इन द सेंस होता है दोस्तों, 3 इस साइड हो जाएंगी, 1 2 3 और 3 इस साइड हो जाएंगी। ठीक है, आई होप, शायद, अब मैं इसके बारे में थोड़ा कंफर्म नहीं है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, आप सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। 6 लेन का एक्सप्रेसवे निर्माण अप्रैल 2001 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? ये आपके लिए आ गया, यमुना एक्सप्रेसवे का जो है आपका 2001 में शुरुआत की गई थी। ठीक है, और यमुना एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। यह यमुना एक्सप्रेसवे जो है आपका औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के लिए। ठीक है, जो गाड़ी जो है आपकी, ये डिज़ाइन किसके लिए की गई थी? 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड से चलने के लिए डिज़ाइन की गई थी। क्लियर? चलिए आगे आपका प्रधानमंत्री ग्रामोदय सड़क योजना, क्या आ गया दोस्तों? प्रधानमंत्री ग्रामोदय सड़क योजना आ गया। अब इसमें देखते हैं, अब ये ग्राम से जुड़ा हुआ है तो आपके पास उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। ठीक है, क्योंकि गांव ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ तो वो अक्सर पूछता ही है। तो प्रधानमंत्री और ऊपर से योजना है तो योजना से रिलेटेड तो सारा पूछता ही है। गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ने संबंधित पूर्णतः केंद्र द्वारा प्रायोजित यह योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई। आगे आपके लिए इम्पोर्टेंट देखिए, कब? 2000 में शुरू की गई। ठीक है, केंद्र द्वारा यह प्रायोजित की गई थी और सन 2000 में यह शुरुआत की गई थी। प्रारंभ में 500 या उससे अधिक आबादी वाले गांव को मार्च 2007 तक तथा पक्की सड़कों से 2007 तक पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था।
बाद में इसे 2010 तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए खास नहीं है, सिर्फ खास आपके लिए क्या है दोस्तों कि खास आपके लिए ये है कि सन 2002 में सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय सड़क योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इसमें जो है सन 2007 तक जो है आपका जो 500 से अधिक आबादी वाले गांव थे उनको पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। क्लियर, चलिए ये जो है आपका यहाँ पर हो गया दोस्तों कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ये लास्ट पॉइंट था आपका प्रधानमंत्री ग्रामोदय सड़क योजना। क्लियर, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चैनल को। ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छा देने के लिए और अच्छी टेक्निक लेकर, ठीक है, जो है आपके लिए जो कंटेंट है वो तो बेस्ट दे ही रहे हैं। ठीक है, टेक्निक की थोड़ी सी कमी है, साधन की थोड़ी सी कमी है, वो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो वो भी जल्द हम कर लेंगे बंदोबस्त। क्लियर दोस्तों, चले तो फिर हम मिलते हैं आपसे इसका पार्ट 2 लेकर। ओके दोस्तों, चलिए।